बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ये होना चाहिए था यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, क्योंकि अभी हमने जितने भी यूजेस करने हैं ये असल में रेडियो आइसोटोप्स हैं। रेडियो आइसोटोप जो है उसकी कोई डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन रेडियो आइसोटोप वो होंगे जिनमें से रेडिएशन क्या होंगी, वो इमिट होंगी। अब रेडिएशन कौन कौन सी इमिट होती हैं? वो हमारे पास होती हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा। यानी कि अल्फ़ा रेज को हम ऐसे बनाते हैं, ये बीटा रेडिएशन की निशानी है और ये गैमा रेडिएशन। ये रेज जिनमें से निकल रही हैं वो हमारे पास लाते हैं रेडियो आइसोटोप्स। अब कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो आइसोटोप है, तो हम कहते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 80 या 80 से अबव है, तो वो क्या करेंगे, वो ये रेज खारिज करेंगे और जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट होकर किसी और न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियो आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर 80 से कम है उनको हम खुद बनाएंगे, यानी वो आर्टिफिशियल बनाए जाएंगे। वो कैसे बनाए जाएंगे? हम उनके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की क्या करवाएंगे, बम्बार्डमेंट करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जिससे अब न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से क्या बनेगा, आइसोटोप। ये जो आइसोटोप बनेगा ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा यूज़ है वो रेडियो थेरापी है। रेडियो का मतलब क्या है, रेज। थेरापी का मतलब है ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब यह कि हम करते क्या है रेडियोथेरापी में, ये असल में है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हम कर रहे हैं, ये हो रही है किसके ज़रिए से, बाय रेडिएशंस। अब रेडिएशन कौन सी हैं, वो ये वाली अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब हमारे पास क्या आएगी कि ये जो बीटा रेडिएशन है ये होती है लेस पेनिट्रेटिंग। यानी कि कुछ हद तक जो है ना ये जिस्म के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये घुस सकती है। गैमा रेडिएशन जो है ना ये हमारे पास इससे ज़्यादा मोर पेनिट्रेटिंग होती है इसके मुकाबले में। तो अब क्या होगा कि ऐसा इलाज जो हम कर रहे हैं, जो अगर वो है स्किन कैंसर। अब स्किन कैंसर जो है ना इसके ऊपर हमें ऐसी रेडिएशन चाहिए जो जिस्म के अंदर ना जाएं, जिस्म के ऊपर रहें और कैंसरस सेल को क्या करें, वो डिस्ट्रॉय करें। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90, क्योंकि ये दोनों जो है ना इमिट करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। ये करेंगे बीटा रेडिएशन इमिट, और बीटा रेडिएशन क्योंकि लेस पेनिट्रेटिंग है तो इसका इलाज हम करेंगे किसके लिए, स्किन कैंसर के लिए। अगर डीप इन द बॉडी कोई हमारे पास कैंसर है, इन द बॉडी कोई कैंसर है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर जाएंगी नहीं। तो बॉडी के अंदर कौन जाएगी, वो जाएगी गैमा रेडिएशन। तो गैमा रेडिएशन के लिए अब हम वही एलिमेंट इस्तेमाल करें जो गैमा रेडिएशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो गैमा रेडिएशन जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट सी कैपिटल, ओ जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा। अगर दोनों को हम कैपिटल बना देंगे तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो यह कोबाल्ट जो एलिमेंट है, तो CO कोबाल्ट, और उसका जो मास नंबर हमारे पास क्या होगा, वो 60 होगा। तो ये रेडिएशन करेगा गैमा रेडिएशन। ये गैमा की जो है वो सिंबल है और ये रेडिएशन, ऊपर रेडिएशन की स्पेलिंग निकलती गैमा रेडिएशन। तो ये कोबाल्ट 60 जो है ना गैमा रेडिएशन जो है ना प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या करेगा, अगर बॉडी के अंदर कैंसर है तो उसका हम इससे क्या करेंगे, इलाज करेंगे। दूसरा हमारे पास जो यूज़ है वो है एज अ ट्रेसर, कि हम चाहते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार है तो हम चाहते हैं कि उसकी हम क्या करें, पहचान करें, डायग्नोज करें। तो डायग्नोज करने के लिए हम ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं। ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होंगे। मिसाल के तौर पे अगर जिस्म के अंदर कहीं पे ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को जो है ना चेक करने के लिए, जहाँ बन रहा है कि वाकई ही ये कैंसरस ट्यूमर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी बुक में है कि अगर ग्वाइटर है, ग्वाइटर क्या होता है कि ये जो हमारी नेक है ना और ये बॉडी, इससे यहाँ लिंक हो रही है ना, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये आयोडीन की मौजूदगी में थायरॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है, थायरॉक्सिन। अब क्या है कि आयोडीन अगर इसके पास जो है वो जाएगी तो इसने थायरॉक्सिन बनाना, नहीं तो ये नहीं बनाएगी। तो अब क्या है कि हम ये देखने के लिए कि इस आदमी को ग्वाइटर है, ये एनलार्ज हो गया हुआ है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एनलार्ज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो हम इसको देंगे आयोडीन 131 आइसोटोप की टैबलेट देंगे, जो कि जहाँ ग्वाइटर होगा वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, कैमुलेट हो जाएगी। डॉक्टर उसको चेक करेगा, उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब इस बंदे को क्या है, वो ग्वाइटर है। तो ग्वाइटर की चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आयोडीन 131। इसी तरह अगर हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, और अब हर दफ़ा तो एक्सरे में ये होता है कि बाज़ का जो बारीक सी लाइन है वो एक्सरे में नहीं आती, तो अब क्या किया जाएगा जी कि ये देखने के लिए कि हड्डी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हड्डी ग्रोथ है, बोन ग्रोथ, ये चेक करने के लिए हम एक आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम कहेंगे ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर, और जो अमेरिकन है वो टेक्नीटियम, वो टी को टी ही बोलेंगे, शीन की आवाज़ नहीं बोलते, टेक्नीटियम। इसके बाद आते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं जो हमारे पास डेड एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और स्टोन्स, इनकी हमने क्या लगाना है, एज एस्टिमेशन करनी है। तो एज एस्टिमेशन करने के लिए हम मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जो होगी ना हमारे पास क्या भला, स्टूल्स, इसके अंदर हम पोटाशियम 40 जो है ना वो यूज़ करते हैं, जो दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक में जो है ना कार्बन का सिर्फ जिक्र है, ठीक है। तो अगर स्टोन्स की बात आती है तो पोटाशियम 40 जो है ये स्टोन्स के अंदर पाया जाता है, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करके हम पता लगा लेते हैं कि ये स्टोन जो है कितने साल पुराना है। दूसरी तरफ हमारे पास आए थे डेड एनिमल और डेड प्लांट्स, यानी ये कभी ज़िंदा थे। जब ये ज़िंदा थे तो उस वक़्त क्या हुआ, उस वक़्त ये हुआ कि अगर हम इसकी स्टोरी बताएं तो स्टोरी बना लेते हैं। हुआ ये कि जो हमारी फ़ज़ा है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ऊपर जा रही, अब ऊपर से इसके ऊपर आ रही हैं कॉस्मिक रेज। ये जो है कॉस्मिक रेज, इनके अंदर से न्यूट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जिससे ये नाइट्रोजन जो है ना ये कार्बन 14 में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब कार्बन 14 जब हमने ये पढ़ रहे थे आइसोटोप ऑफ कार्बन, मैंने कहा था कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो कार्बन 14 क्या होगी, रेडियो एक्टिव। अब ये ऑक्सीजन से मिलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी जो कार्बन 14 वाली होगी। ये कार्बन 14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसे पहले कौन इस्तेमाल करेगा, प्लांट्स, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं ग्लूकोज, फूड बना रहे हैं। इसमें कार्बन 14 इस प्लांट की फूड का हिस्सा बन गई। तो जितने भी प्लांट्स हो गए ये हमारे पास कहलाते हैं ऑटोट्रोफ। तो जितने भी ऑटोट्रोफ हैं उसके अंदर कार्बन 14 आ गई ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रेडियो एक्टिव, और ये हर दफ़ा हो रहा है। अब ऑटोट्रोफ को अब कौन खाएगा, हर्बीवोर, और हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर। तो इस तरह से कार्बन 14 जो है फूड की शक्ल में हर्बीवोर को मिल गई, तो इसके जिस्म के अंदर कार्बन 14 चली गई। अब हर्बीवोर और कार्निवोर खाएंगे, यानी गोश्तखोर खाएंगे तो उनको चलेगी। हम लोग क्या हैं, हम हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या था, जो कि ऑटोट्रोफ्स को भी खाता है
और हर्बीवोर को भी खाता है, और हमें कार्निवोर हराम है मुसलमानों को, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो तो खा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की इस्तेमाल करें तो वो तमाम चीज़ें क्या करते हैं, वो खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन 14 खुराक की शक्ल में इनके जिस्म के अंदर भी चली जाएगी। यानी कि मैं हूँ तो मेरे अंदर, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे अंदर कार्बन 14 क्या आती रहेगी, वो जाती रहेगी। जब मर जाऊँगा या कोई भी डेड एनिमल हो जाएगा तो अब कार्बन 14 उसके जिस्म के अंदर तो जाएगी, वो खाना ही उसने नहीं है कुछ, तो कार्बन 14 भी उसके अंदर नहीं जाएगी। अब ये डिसइंटीग्रेट होगी, दोबारा कि क्या बनेगी, नाइट्रोजन। अब यहाँ से एक सवाल आता है जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ में क्या होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव हमारे पास जो क्या होगा, एलिमेंट होगा, उसका हाफ मास वो कन्वर्ट हो जाता है अदर एलिमेंट के अंदर, और इस वक्त में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की कार्बन 14 की, तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। अगर मेरे पास 10 ग्राम किसी जिस्म के अंदर कार्बन 14 है, तो अगर ये 10 ग्राम से क्या होती है, 5 ग्राम बन जाती है, तो इतना अरसा जो है, कितना अरसा गुजरेगा, 5730 साल उसको गुजर जाएंगे। और अगर 5 ग्राम जो है, इससे ये पहले 10 ग्राम थी, 10 ग्राम से 5 ग्राम होगी, तो हाफ ने जो गुजरना, 5 का हाफ क्या होगा, 2.5। तो अब 5 ग्राम से 2.5 पे आएगी, तो फिर इसको इतना ही अरसा गुजरेगा, 5730 साल। तो अगर किसी जिस्म के अंदर 10 ग्राम कार्बन 14 थी और बाद में उसके अंदर कितनी बची, जब हम चेक कर रहे थे 2.5 ग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ज़िंदगी है, इन दोनों को जमा कर लें, 7 7 14, 1 रिमाइंडर आ गया, 5 5 10, उसकी जो हमारे पास लाइफ आ जाएगी, कितना अरसा उसे हो चुका है मरे हुए, तो उसे हो चुका है 11,460 साल, 11,460 ईयर्स। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ करके उसका अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसी बिना पर अब हमने एक टर्म इस्तेमाल, क्योंकि ये कार्बन की बात है, तो इसे हम कहेंगे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होगा कि हम ये कार्बन 14 जो है, इसकी रेडियो एक्टिविटी ये क्या करेंगे, मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे लिविंग थिंग के साथ, ठीक है, उसी की जिसकी हम चेक कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो उसका हाफ लाइफ की ज़िंदगी आएगी, उसको हम 5730 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ये चीज़ कितने अरसा पुरानी है। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर और जियोलॉजी के अंदर। अब बात आ जाती है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए से हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी एक किस्म का हमने ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास कैसे ट्रेस हो रहा है जी, हमारी बुक में भी एग्जांपल दी गई है। वो क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होगी, जिसका हम कहेंगे कार्बन क्या है जी, 14 वाली, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। ये किससे मिलेगी, ये वाटर से मिलती है जी, और क्या बनाती है, ये ग्लूकोज C6H12O6 और साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन। ये कौन सा रिएक्शन है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम अब तक पढ़ते आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन जब हमने इस्तेमाल किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 वाला, तो पता चला ये तो रिएक्शन ऐसे है ही नहीं। ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वाटर वाला जो पॉइंट है, ये चाहता है कि इसके अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारे पास कंपाउंड है,
ये चलता है किसके अंदर, ये है जी डार्क रिएक्शन के अंदर। ये तो रिएक्शन अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, हो कहाँ रहे हैं, क्लोरोफिल के अंदर हो रहे हैं। लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोफिल जो है या हम कहें क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी जो ग्रेना है उसके ऊपर हो रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। ये आप जिन्होंने बायो रखी हुई है उनकी बायो के अंदर ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन 9th क्लास के अंदर है, 6 चैप्टर। तो अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर जो है ना ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और इसमें से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चलेगी, वो यहाँ चलेगी और बाकी इससे बनते हैं ATPs और NADPH, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है कि ये जो है ना 5 कार्बन कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और पहले बनाती है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड और 6 कार्बन वाला कंपाउंड अब टूटेगा और बनाएगा 3 कार्बन वाला कंपाउंड और इसके अंदर ये इस्तेमाल होगी क्या भला, NADPH और ATPs। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है ना ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन वाला, फिर अगला चक्कर चलेगा तो फिर 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट और एक साथ मिलकर यहाँ बनेगी क्या भला, ग्लूकोज। और ये 3 कार्बन वाला दोबारा इधर जाएगा और यहाँ पे ATP दोबारा इस्तेमाल होंगी और ये फिर 5 कार्बन वाला, इसे हम कहते हैं मेल्विन कैल्विन साइकिल। तो अब ये तो बना रहा है जी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन हैं। 7 रिएक्शंस के बाद जाके क्या बन रही है, वो ग्लूकोज तैयार हो रही है। तो ये पहले तो हमें पता नहीं था, पहले तो हमें यही था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। लेकिन इसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो हमने ट्रेस किए हैं किसके ज़रिए से, कार्बन 14 के ज़रिए से, जैसे आपको मैंने बता रहा हूँ ये वाला। तो आपने तो ये याद नहीं करना, फिर ये बताना कि हम इससे इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हैं वो हमने कार्बन 14 से क्या किए हैं, ट्रेसेस किए हैं। चलें लिखा रहने दें, यहाँ क्या था, ATPs और NADPH। तीन कार्बन का कार्बोहाइड्रेट फिर प्लस 3 कार्बन का, ये दोबारा चक्कर चलेगा, फिर एक 3 कार्बन का और निकलेगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वो ग्लूकोज बनाएंगे, जो ये बनेंगे। अब आ जाती है आखिरी हमारे पास आता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन जैसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, तो एटॉमिक एनर्जी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है। इस हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो हैं, जो शर्त ये है कि ये कौन से न्यूट्रॉन हो चाहिए, स्लो मूविंग। अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो ये इसको नहीं तोड़ सकेंगे। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं किसके ऊपर, हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, और ये जो है ना ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है तो इसलिए इसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करिए, रिएक्शन होगा फिशन रिएक्शन। क्योंकि 2 तरह के हमारे पास एटॉमिक रिएक्शन हैं, एक फिशन और एक फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर 2 स्मॉल न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, जबकि फिशन के अंदर जो है ना हैवी न्यूक्लियाई जो है वो टूट के क्या होता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी उतनी रिलीज होगी जितना मास का डिफरेंस आएगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, E = mc²। इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को हम पावर जनरेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे, ये एनर्जी जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे जो वाटर है पावर जनरेटर के अंदर, पावर जनरेशन में, इस वाटर को हम करेंगे किस में कन्वर्ट, स्टीम में। और ये स्टीम क्या करेगी, ये टरबाइन जो है ना इसको क्या करेगी, घुमाएगी, और टरबाइन आगे किसको घुमाएगी, जनरेटर को, और जनरेटर क्या करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे जो है ना
सस्ता ज़रिया जो है वो कौन सा है पावर जनरेशन में, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। अब देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो पावर जनरेशन के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 235। इसके ऊपर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन 0 और N1, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास 1 होगा, प्रोटॉन इसके अंदर है ही नहीं तो 0। इसकी बम्बारमेंट करवाएंगे यूरेनियम के ऊपर, तो इससे 2 एलिमेंट के न्यूक्लियाई बनेंगे। आप Kr के याद करें, क्रिप्टॉन के, ठीक है। ये है 36 इसका एटॉमिक नंबर है, किसका वाला, क्रिप्टॉन का। और 94 जो है इसका वो क्या है, मास नंबर। प्लस 3 इसके अंदर क्या बनते हैं, वो न्यूट्रॉन बनते हैं। अब देखें बाकी मैं कैसे पूरा करूंगा। यहां पे आएगा वो है बेरियम, क्या आएगा, बेरियम। अब देखें 92 है, ये 36 हो गया, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे 36। अब 92 में से 36 माइनस करें, 92 में से 36 माइनस करें, 12 में 6 के क्या आ गया 6 और 8 में 3 के क्या आएगा 5। तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 56। पता लगा, इधर एक याद करने से बाकी ऑटोमेटिकली आपकी इक्वेशन याद हो जाएगी। कितना बना, 36। दोनों को जमा करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 92। अब ऊपर आए, यहाँ पे क्या है जी, मास नंबर है, ये 235 है और ये क्या 1, इनको जमा करें तो क्या हो जाएगा 236। कितना हो जाएगा 236। आपने ये पहले लिखा था ना, ये वाला हिस्सा। अब ये क्या है 94 और ये 3 है, इसका मतलब 3 1 और 3, तो 94 में 3 जमा करें कितना बनेगा 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा 97। टोटल वैल्यू कितनी है 236। तो आप 236 में से 97 क्या करें, माइनस कर दें। तो 16 में से 7 के कितने आते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताएं, 9। और 12 में से 9 के 3, 139। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 139 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई है, ये दुरुस्त हो गई। तो अब आपने सिर्फ क्या किया था, इसको याद करना है, ये ऑटोमेटिकली आपने खुद निकालना है। इतना आगे भी आप जब चलेंगे तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी सारी इक्वेशन खुद ब खुद क्या हो जाएगी, वो बैलेंस भी हो जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। यहाँ से फिर वाइंड करके दोबारा देखेंगे मैंने कैसे किया। अब ये है कि जब ये होगा तो इससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और इस एनर्जी का हम क्या करेंगे, ये एनर्जी जो है अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, चलें ये हमारे पास एक एटॉमिक रिएक्टर जो है उसका हम एक बना लेते हैं प्रिंट। ये ऐसे करके होगा। ये जो एटॉमिक रिएक्टर है इसके इर्द गिर्द एक होती है वाटर जैकेट। अब वाटर जैकेट क्या होगी, जिसके अंदर वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। यहां पे टरबाइन लगी हुई होगी। यहाँ पे कंडेंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, पंप होगा। अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रिएक्शन हो रहा है। एटॉमिक रिएक्शन से क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके इर्द गिर्द जो वाटर होगा, वाटर जैकेट के इर्द गिर्द, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में।
ये स्टीम यहाँ से होती है कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, और ये इस जो फ़ैन है यानी कि टरबाइन से कहेंगे, इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ गिरेगी, तो ये टरबाइन क्या करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। ये टरबाइन क्या करेगी, आगे जनरेटर को घुमा देगी, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। ये स्टीम दोबारा यहाँ पे वापस आएगी, यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा, ये दोबारा इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा स्टीम को। ये लिक्विड वाला पंप लगा होगा, ये पंप दोबारा फिर कहाँ भेज देगा, एटमी रिएक्टर के अंदर। तो इस यहाँ वाटर जैकेट के इर्द गिर्द पानी घूमेगा, दोबारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन ऐसे चलता रहेगा, और टरबाइन घूमती रहेगी और बिजली क्या होती रहेगी, पैदा होती रहेगी। तो ये था आज का लेक्चर, इसे लाजमी 2 दफ़ा ज़रूर सुनिएगा।